Jule and good morning students. Today I Chiring Mutup, lecturer, Government Higher Secondary School, Sakti, is going to teach physics to you all. And topic for today is optics. बच्चों आप सभी को पता होगा कि हम इस दुनिया में जो भी चीजें हम देखते हैं इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइट. क्योंकि लाइट है तभी तो हम वो चीजें देख सकते हैं. ये जो पेड़ पौधे हैं, इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, इतने सुंदर सुंदर सीनरी है, ये हम क्यों देख पाते? क्योंकि लाइट है, इसीलिए हम देख पाते. सो ऑप्टिक्स में भी हम जो टॉपिक में आज टच करने जा रहा हूं दैट इज रे ऑप्टिक्स. और उसके बाद जो टॉपिक में टच करूंगा देन दैट टॉपिक इज वेव ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक इस कॉन्सेप्ट में हम मैथ्स के ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जितने भी है उनको यूज करके जो थ्योरम है उनको हम प्रूव करेंगे. कैसे लाइट ट्रैवल करते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये चीजें कब होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. और जो वेव ऑप्टिक्स में है उसमें हम वो चीज करेंगे. फॉर एग्जांपल लाइट इज अ वेव, ड्यूअल नेचर है. ड्यूअल नेचर, वेव नेचर की वजह से लाइट में जो इंटरफ्रेंस होते हैं, डायफ्रैक्शन जो होते हैं, वो चीजें हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे. रे ऑप्टिक्स में जो जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन. तो आज हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. बच्चों आज से पहले भी शायद आपने रिफ्लेक्शन के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा. सो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं there are two laws of reflection. First law of reflection states incident ray, normal and reflected ray at the point of incident all lie in the same plane. For example, so this is a mirror और जो लाइट मिरर को स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होके सेम उसी मीडियम में आएंगे. दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन. सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज इंसिडेंट रे. आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द मिरर इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड. ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है. और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, normal to the plane is known as normal. This is normal, this is a reflected ray, and this is incident ray. So सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. यहां पे at the point of incident all three lie in the same plane. I repeat, incident ray, reflected ray and normal at the point of incident all lie in the same plane. This is first law of reflection. That is incident ray, normal and reflected ray at the point of incident lie in the same plane. First law, incident ray, normal and reflected ray. Incident ray, normal and reflected ray at the point of incident all lie in the same plane. And second law, angle of incident is equal to angle of reflection. What is angle of incident and what is angle of reflection? Here in the diagram we can see जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है, this angle is known as angle of incident. और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. So second law states angle of incident is always equal to angle of
reflection. This is an example of plane mirror. प्लेन मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन, चाहे प्लेन मिरर हो या ना हो, रिफ्लेक्शन लॉ फर्स्ट एंड सेकंड ऑलवेज होल्ड ट्रू इन ऑल एस्पेक्ट्स. फॉर एग्जांपल, हमारा जो स्फेरिकल मिरर है, कन्वेक्स मिरर, एंड दिस इज नता, एंड दिस इज कनकेव मिरर, इसमें भी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन वही होंगे. एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल थ्री लाइंस lie at the same plane, and second angle of incident is always equal to angle of reflection. इसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे. स्फेरिकल सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. सो दिस इज अ स्फीयर. अगर हम स्फीयर, ये जो पार्ट है स्फीयर का जो पार्ट है इसको मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं. सो दिस इज ए सर्कुलर एपर्चर. तो अगर हम इसको साइड से देखेंगे ये सर्कुलर एपर्चर हमें ऐसे दिखाई देगा. सो दिस इज अ स्फीयर, स्फीयर का पार्ट है. सो इसमें जो जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस करने से पहले मैं स्फीयर के बारे में फिर एक बार रिपीट करूंगा. दिस इज अ स्फीयर. इस स्फीयर का जो सेंटर है, सो दिस इज सेंटर ऑफ द स्फीयर. इसके सरफेस तक जो लाइन ड्रॉ मैं कर रहा हूं दैट इज रेडियस ऑफ द स्फीयर, एंड दिस इज सरफेस ऑफ द स्फीयर. ये हमारा स्फीयर है. सो दिस इज रेडियस, दिस इज सेंटर ऑफ द स्फीयर. अब मैं इस जो पार्ट मैंने यहां से काटा है उसको मैं यहां ला रहा हूं. सो दिस इज अ स्फीयर. जो स्फीयर का जो सेंटर है दिस इज सेंटर. इसको विथ रेफरेंस टू दिस लेंथ हम इसे कहेंगे दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. कर्वेचर जो ये कर्व्ड पोर्शन है इसका जो सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसका एक और सेंटर है, ये जो सर्कल का सेंटर है ये मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं. दिस इज नोन एज पोल ऑफ द, एंड दिस इज नोन एज पोल. सो इसके दो सेंटर है. एक सेंटर वो जिस स्फीयर का ये पार्ट है और एक सेंटर ये. दिस सेंटर इज नोन एज पोल और ये जो सेंटर है दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. जिसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे. सो बार बार हम इस मिरर को हम ऐसे नहीं, सॉरी, सो अगेन आई एम ड्रॉइंग द सेम डायग्राम लेकिन इसको ऐसे. सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज पोल. तो अगर हम इस मिरर को बाहर से पॉलिश करेंगे तो जो रिफ्लेक्शन होगा ये अंदर वाली साइड पे रिफ्लेक्शन होगा. अगर हम बाहर पॉलिश करेंगे तो जो जितने भी रिफ्लेक्शन होगा ये अंदर वाली साइड पे होगा. सो दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कनकेव मिरर. अगर हम अंदर वाली साइड को पॉलिश करेंगे तो रिफ्लेक्शन बाहर वाली साइड पे होंगे. सो इसको हम पॉलिश करेंगे तो रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस बाहर वाली पोर्शन पे, आउटर सरफेस में. सो दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कन्वेक्स mirror. So with reference to concave mirror and convex mirror, again I am drawing the diagram. So this is concave mirror. concave mirror के जो ये सेंटर है इसको हम पोल से रिप्रेजेंट करेंगे और जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसका सेंटर, दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. और जो लाइन इन दोनों से पास होते हुए, line passing through the center of curvature and pole, this line is known as principal axis. This line is known as principal axis. इन दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट है इस पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे फोकस. ठीक उसी तरह दिस इज कन्वेक्स मिरर
this is center of curvature, this is pole, and this line is known as principal axis. गौर करने वाली बात यह है, कनकेव मिरर में जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और जो कन्वेक्स मिरर के केस में है सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस ये बैक साइड ऑफ द मिरर पे है. नाउ वी विल सी फ्यू मोर कॉन्सेप्ट. जैसे रिफ्लेक्शन में हम कहते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक उसी तरह नॉर्मल यहां पे भी हम ड्रॉ करेंगे. इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दैट नॉर्मल इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर. दिस लाइन इज नॉर्मल एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं तो लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं, दिस इज आवर नॉर्मल. A light is coming incident, so this is incident ray. जहां पे ये स्ट्राइक कर रहा है वहां पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया. so ये वाला एंगल है सेकंड लॉ के हिसाब से, दिस लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे. ठीक इसी तरह सो इफ दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो है हमारा रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल और ये एंगल लॉ के हिसाब से इक्वल होंगे. इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन. यहां पे भी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों लाइन इस पॉइंट पे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे. सो दिस इज, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, सेंटर, फोकस, पोल, दिस इज नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी चीजें नेक्स्ट टॉपिक में हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे. इमेज फॉर्मेशन, जब ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो उसका एक इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का. तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि लाइट ऑब्जेक्ट से नहीं बल्कि उस इमेज से हमारी आंखों में आ रहा. तो ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर कहीं पे भी बने, लाइट या हमें वहां से आते हुए नजर आएंगे या लाइट इज कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट. उसी हिसाब से जो इमेज फॉर्मेशन होता है, जो हमारा इमेज है, ये दो तरह के होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज. रियल इमेज is that image which can be obtained on the screen, and virtual image is that image which cannot be obtained on the screen. Second, real image, light, जहां पे real image बन रहा है, light is actually reaching that point, या light is actually coming from that point. और जो virtual image है, light seems to be coming from that point, या light seems to be going या passing through that point. So next, इमेज फॉर्मेशन, फर्स्ट हम करेंगे कनकेव मिरर, और उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कन्वेक्स मिरर. कनकेव मिरर में हम डिफरेंट पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसी हिसाब से इमेज फॉर्मेशन कहां होता है. और कन्वेक्स मिरर में कहां, जहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे उस हिसाब से इमेज कहां फॉर्मेशन होता है. फिर हम देखेंगे इमेज रियल है कि वर्चुअल है. उसके बाद हम चेक करेंगे कि इमेज का साइज स्मॉल या बराबर है या एनलार्ज हो चुका है. सो पहले हम कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे. कनकेव मिरर, सो दिस इज आवर कनकेव मिरर. सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. Any ray coming parallel to principal axis, focus, and this is center of curvature. ये रिफ्लेक्शन होने के बाद हमेशा फोकस से पास होंगे. फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus. Second, vice versa, अगर incident ray is coming या passing through the focus, ये रिफ्लेक्शन के बाद goes parallel to the principal axis.
बिकॉज ये हमारा नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज आवर नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर इंसिडेंट रे पोल के ऊपर ऐसे स्ट्राइक करेंगे, पोल, सो दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंट, उतना ही एंगल लेके ये रिफ्लेक्ट होगा. In case incident ray is passing through the center of curvature, this is normal, और यही हमारा नॉर्मल है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंट उसमें जीरो होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा. तो ये लाइट सेम या सेम वही ट्रैक रिट्रेस करेंगे. इसी रूल्स के हिसाब से अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका जो इमेज होगा फोकस के ऊपर, और जो इमेज का जो साइज होगा दैट साइज इज अ पॉइंट साइज. तो नेचर ऑफ द इमेज दिस इज ऑलवेज रियल. रियल होगा तो हमेशा ये इन्वर्टेड होगा. सेकंड, अगर हम दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो ऑल द रेस इज कमिंग पैरेलल, तो ये फोकस के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे. तो लाइट इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द फोकस, सो इसके ऊपर हमें रियल इमेज मिलेगा. रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है. तो जितना भी बड़ा साइज का ऑब्जेक्ट हो, इसका इमेज है तो हमें पॉइंट साइज मिलेगा, पॉइंट साइज. सो ये मैंने ड्रॉ किया. इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज होगा फोकस के ऊपर, ये पॉइंट साइज इमेज होगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड. अगर ऑब्जेक्ट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस साइड रखेंगे बियॉन्ड सी, तो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से पास होगा. ये लाइट फोकस से जो जा रही है दैट विल गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जहां पे ये स्ट्राइक करेगा वहीं पे इसका इमेज बनेगा. सो बियॉन्ड सी, तो इमेज बनेगा सी और एफ के बीच में. इमेज विल फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ. जो इमेज का साइज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से स्मॉल डिमिनिश साइज होगा. लाइट इज एक्चुअली पासिंग थ्रू जहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड. इमेज हमेशा इसका इन्वर्टेड होगा. यहां तक आज हमने डिस्कस किया है. बाकी जितने भी पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन के ऊपर, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू. जुले माय डियर स्टूडेंट्स, तो कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते थे, और चार हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था. दैट वाज क्या था? फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. सेकंड हमने डिस्कस किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. एंड फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने डिस्कस किया था बच्चों. तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक टर्म हमने डिस्कस नहीं किया था बच्चों, कि जो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस. ऑलराइट, तो रिवर्स ऑस्मोसिस विच इज फेमसली नोन एज RO. ओके, तो RO आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों. ऑस्मोसिस क्या होता था? ऑस्मोसिस होता था इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. राइट, अब क्या करते थे बच्चों, हम अगर सॉल्यूशन साइट पे मैं अगर प्रेशर अप्लाई करूं, ठीक है, ऑस्मोसिस को स्टॉप होने के लिए मैं अगर प्रेशर अप्लाई करूं, तो उस प्रेशर को हम क्या कहते थे? दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर कहते थे. दैट वाज डिनोटेड बाय पाई. ऑलराइट, अगर मैं इस पाई से भी ग्रेटर प्रेशर अप्लाई करूं, यानी कि ऑस्मोसिस तो रुक गया, बट अगर मैं उससे भी ग्रेटर प्रेशर अप्लाई करूं, तब क्या होता है बच्चों? तब ऑस्मोसिस गेट्स रिवर्स. अब ऑस्मोसिस है वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. अब रिवर्स मतलब क्या? पहले क्या हो रहा था? ऑस्मोसिस के केस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे किस साइड से किस साइड? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड मूव कर रहे थे. अब अगर हम प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हम अप्लाई करेंगे, तब यहां से इस साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल नाउ मूव फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू प्योर सॉल्वेंट. और बच्चों कल मैंने ये नहीं बताया था आप लोगों को कि ऑस्मोसिस ऐसे भी कहा जाता है कि अगर
लेस कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन हो और हमें मोर कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन दिया हो, तो लोअर कंसेंट्रेशन या लेस कंसेंट्रेशन का मतलब यही होता है कि जिसमें सोल्यूट का कंसेंट्रेशन कम है। ऑलराइट, तो इसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट मतलब इसमें सोल्यूट का कंसेंट्रेशन क्या है, लो है, एंड सोल्यूशन मतलब इसमें कुछ सोल्यूट का कंसेंट्रेशन होगा, तो यहाँ पे क्या है, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो जब भी लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मतलब लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ऑलराइट, अब रिवर्स के केस में क्या होगा, रिवर्स के केस में फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम सोल्यूशन टू दी प्योर सॉल्वेंट। अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि आरओ क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस कैन बी डिफाइंड एज इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि पाई से डिनोट करते थे हम, is applied to the solution side, osmosis gets reverse and this is called reverse osmosis। यानी कि osmosis को हम reverse करते हैं कैसे, pressure by applying pressure greater than osmotic pressure। तो यहाँ से आप यहाँ से solution से pure solvent की तरफ solvent molecules move करना start करेंगे। Alright, so this was reverse osmosis and it has a very important application in our daily life। तो उसमें एप्लीकेशन क्या है बच्चों, इसमें एप्लीकेशन है फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर में हम आरओ यूज करते हैं। ऑलराइट, तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि घर में जो फिल्टर यूज करते हैं हम उसमें आरओ करके यूज होता है, तो दैट आरओ इज रिवर्स ऑस्मोसिस ओनली। ऑलराइट, तो एप्लीकेशन इसमें एप्लीकेशन ऑफ आरओ है डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। अब डीसैलिनेशन ऑफ वाटर मतलब वाटर जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट हो। ऑलराइट, तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें हम एसपीएम यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फिक्स करके क्या करते हैं, हम फिल्टर आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम ले सकते हैं, इसको हम सी वाटर करके हम मान सकते हैं, सी वाटर जिसमें सॉल्ट या पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हो। राइट, तो अगर हम इस सी वाटर को प्यूरिफाई करना है कि मुझे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ये मुझे सेपरेट आउट करना है, तो क्या करूंगी मैं, इसमें एसपीएम फिट करूंगी। ऑलराइट, अब ये सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है उसमें सिर्फ अलाउ किस मॉलिक्यूल्स को करते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को करते हैं। राइट, तो अब जब इस सोल्यूशन साइड पे मैं प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर में अप्लाई करूंगी, तब क्या होगा, अब यहाँ से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो आउट एंड विल हैव अ फ्रेश वाटर हियर। तो आरओ का ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बच्चों, यहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, आरओ। ऑलराइट, सो दिस वाज रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट बच्चों मैं ये बताऊंगी, लास्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसमें ये बताना मैं भूल गई थी लास्ट क्लास में, तो वो मैं समझाऊंगी आज। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था बच्चों, डेल्टा टीबी, और ये किसके इक्वल था, इक्वल टू केबी इंटू एम। ऑलराइट, अब कुछ क्वेश्चन होते हैं बच्चों की, इसमें केबी का वैल्यू यूनिट क्या होगा, ठीक है, तो हम यूनिट निकालेंगे, यूनिट ऑफ केबी। ऑलराइट, अब यूनिट चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, फॉर्मूला चेक करते हैं। ऑलराइट, तो केबी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन एम होगा। राइट, अब डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था। अब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में था, तो टेम्परेचर का क्या यूनिट होता है, इज इक्वल टू केल्विन होता है। राइट, और स्मॉल एम क्या था बच्चों, स्मॉल एम इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या बताता था हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन मास ऑफ सॉल्वेंट ऑफ केजी, तो इसका यूनिट था मोलैलिटी का मोल पर केजी। ऑलराइट, अब फिर केबी का यूनिट निकल जाएगा, फिर अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो केल्विन केजी पर मोल। ऑलराइट, तो इसी तरह अब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के लिए उसमें के एफ के लिए सिमिलरली ऐसे ही निकालेंगे और सेम यूनिट आएंगे। ऑलराइट, ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। राइट, तो एबनॉर्मल मोलर मास को देखने से पहले हम फिर से रिपीट करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या डिस्कस किए थे। हमने देखा था कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था। राइट, तो बच्चों इसमें जो हमने सोल्यूट लिया था वो कैसे सोल्यूट लिया था, सोल्यूट जो हमने लिया था वो लिया था हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑलराइट, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल में हमने एग्जांपल लिया था यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इस टाइप के सोल्यूट लिए थे। राइट, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब बच्चों की जब भी ये सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते तो ये एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं करते। ऑलराइट, तो मतलब एसोसिएशन मतलब किसी का जुड़ना, डिसोसिएशन मतलब किसी का टूटना। ऑलराइट, तो अगर हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अगर हम ऐसा सोल्यूट ले जो एसोसिएट या डिसोसिएट करे, फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रोलाइट्स ले,
सल्यूट को अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स ले, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, ऑलराइट। अब आयनिक कंपाउंड्स जब भी हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, डिसोसिएट करते हैं बच्चों, ऑलराइट। तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोड्स का एग्जांपल लेती हूं मैं, NaCl, KCl, वैसे ही MgCl, तो ये सारा क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स है। तो जैसे ही हम ये ऐसा वाला इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो क्या हमें पता चला कि ये डिसोसिएट करता है, ऑलराइट। तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या हुआ कि हमने NaCl को डिसोसिएट किया, मतलब इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, ऑलराइट। तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये क्या हो रहा था कि Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव aqueous में ये डिसोसिएट हो रहे थे। अब क्या हो रहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये था कि विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स एंड डू नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, था कि नेचर या हम NaCl ले या यूरिया ले इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो अगर हम इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या हो रहा था, इसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता था, ऑलराइट। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स ले या आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि आयनिक कंपाउंड्स, तो ये सॉल्वेंट में जाने के बाद ये डिसोसिएट होते थे। तो हम मान क्या रहे थे, ये 1 मोल मान रहे थे, ऑलराइट। अब जब ये सोल्यूशन में सॉल्वेंट में जाएंगे तब ये क्या बन रहा था, 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव बन रहा था एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन बन रहा था। तो टोटल मोल क्या बन रहा था, इक्वल टू 2 हो रहा था, ऑलराइट। तो मान क्या रहे थे हम, ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे हम, 1 मोल लेके कर रहे थे, ऑलराइट। अब सोल्यूशन में ये डिसॉल्व होने के बाद, डिसोसिएट होने के बाद ये क्या हो रहा था, ये 2 में डिवाइड हो रहे थे। तो अगेन इसका ये मतलब है कि अगर हम इसमें 2 हो रहा है तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूरा चेंज हो जाएंगे, राइट। तो इसमें यही करेक्शन किया किसने बच्चों, वैन टॉफ ने ये करेक्शन किया और हमें एक फैक्टर दिया वैन टॉफ फैक्टर करके, वैन टॉफ फैक्टर करके, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आई से, ऑलराइट। अभी हम देखेंगे कि आई क्या होता है एंड हम इसको कैसे डिराइव करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों फिर वैन टॉफ फैक्टर, यानी कि वैन टॉफ ने ये करेक्शन किया कि फॉर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स अगर डिसोसिएट होता है या एसोसिएट, मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते थे कि जो एसोसिएट करते थे, ऑलराइट। तो उसकी केस में अगेन नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, राइट। तो वैन टॉफ ने क्या किया, जो हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था उनको मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाई कैसे किया, जैसे कि फर्स्ट हमारा था रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर था। इसका क्या फॉर्मूला था बच्चों, इसका फॉर्मूला था PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट था, राइट, इक्वल टू क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स था। तो इसमें मोल फ्रैक्शन में क्या हो रहा था, इसमें अभी मोल फ्रैक्शन या तो एसोसिएट होंगे या डिसोसिएट होंगे, इसके अकॉर्डिंग वैन टॉफ ने ये मॉडिफाई किया और क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय वैन टॉफ फैक्टर के। वैसे ही सिमिलरली सेकंड क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या फॉर्मूला था, डेल्टा TB इक्वल टू KB M था। अगेन इसको मॉडिफाई करके क्या किया, मल्टीप्लाई बाय वैन टॉफ फैक्टर। वैसे ही सिमिलरली डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट था, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या था बच्चों, फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू KF M था। अगेन इसको मॉडिफाई करके मल्टीप्लाई बाय वैन टॉफ फैक्टर किया। एंड द लास्ट वाज क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका फॉर्मूला था बच्चों पाई इज इक्वल टू MRT। अगेन इसको मॉडिफाई करके क्या किया, I से मल्टीप्लाई किया। मतलब ये क्या हुआ हमारा, अब कोई सा भी हम सल्यूट ऐड करें, ठीक है, तो वैन टॉफ ने ये मॉडिफाई करके सब में क्या किया, मल्टीप्लाई बाय वैन टॉफ फैक्टर किया। अभी हम देखेंगे कि I कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ऑलराइट। तो I होता है बच्चों वैन टॉफ फैक्टर, I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ moles of solute after association या dissociation, all right, upon total number of moles of solute before association या dissociation, all right। और I का ये भी फॉर्मूला होता है इक्वल टू observed colligative property, upon calculated
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑलराइट। और इन टर्म्स ऑफ अगर मोलर मास हमें निकालना हो तो अगेन आई हैव अ फॉर्मूला, तो I इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ऑलराइट। तो हम आई वेंटो फैक्टर कैसे निकालेंगे, इन तीनों फॉर्मूला, कहीं पे भी ये वाला फॉर्मूला हम यूज करके वेंटो फैक्टर हम निकल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, हम लेंगे फर्स्ट वाला केस, डिसोसिएशन वाला केस लेंगे। अगर किसी सल्यूट का डिसोसिएशन होगा तो उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आएंगे। ओके, तो डिसोसिएशन में क्या होगा, एग्जांपल लेंगे हम इसमें NaCl का ही लेंगे। NaCl डिसोसिएट होके क्या हो रहा है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में चेंज होंगे, यानी कि NaCl जब भी मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड, यानी कि आयनिक कंपाउंड है, तो ये जब भी वाटर में डिसॉल्व होंगे तो क्या होगा, आयंस में डिसोसिएट होंगे। तो हम इसमें अगर ये हम समझे कि ऑब्जर्व क्या होता है, कैलकुलेटेड क्या होता है बच्चों, इसमें कैलकुलेटेड मतलब जो हम थ्योरेटिकली जो रिजल्ट आते हैं तो उसको हम कहते हैं कि कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व मतलब जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलता है उसको हम कहते हैं क्या, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या अगर इसी से हम चेक करें कि थ्योरेटिकली हम मान क्या रहे हैं, NaCl का कितना मोल ले रहे हैं हम, 1, ठीक है। आफ्टर डिसोसिएशन हमें क्या मिल रहा है बच्चों, इसमें 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव मिल रहा है एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन, यानी कि टोटल हमें मोल मिल रहा है यहाँ पे 2, ऑलराइट। तो इसमें अगर I का वैल्यू मैं चेक करूं, I क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन होगा, यानी कि पहले ये अनडिसोसिएटेड था, आफ्टर डिसोसिएशन कितना मोल्स मिल रहा है हमें, 2, राइट। तो 2 अपॉन बिफोर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन क्या था बच्चों, 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2, ऑलराइट। तो यहां से ये पता चल रहा है हमें कि वेंटो फैक्टर फॉर डिसोसिएशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, यानी कि यहाँ पे 2 आ रहा है, तो वेंटो फैक्टर फॉर डिसोसिएशन इज ग्रेटर देन 1। अगर अब इसमें हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि NaCl 1 मोल पूरा डिसोसिएट हो रहा है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यानी कि इसमें 100% डिसोसिएशन मान के हम चल रहे हैं, ऑलराइट। ये वाला फर्स्ट केस था A। अभी अगर इसमें 100% डिसोसिएट नहीं होता होगा तो इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हम लेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स CH3COOH। बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो 100% कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, ऑलराइट। तो हम इसमें ये वाला केस लेंगे, ठीक है। अब मैं एसिटिक एसिड है, अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करती हूँ तो ये अगेन आयंस में डिसोसिएट होंगे, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ऑलराइट। अगर मैं इसमें चेक करूंगी इनिशियल पॉइंट पे, इनिशियल यानी कि T इज इक्वल टू 0 पे होगा। अगर ये मैं मान रही हूँ कि इसको क्या 1 मोल मानूंगी, ठीक है। अगर मैं इसमें 1 लूंगी इनिशियल टाइम पे, यानी कि T इज इक्वल टू इनिशियल टाइम पे क्या होगा, इन दोनों का कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, राइट। तो क्या होगा, इसमें 0 0 होगा। अब आफ्टर पर्टिकुलर टाइम एट टाइम T में चेक करूंगी तो इसमें से 1 में से कुछ कम हुआ होगा, यानी कि कुछ डिसोसिएट कर गए होंगे, राइट। तो इसको मैं मान रही हूँ कि इतना मोल इसका फॉर्म हुआ है और इतना मोल इसका फॉर्म हुआ है, ऑलराइट। तो इतना मोल इन दोनों का फॉर्म हुआ है तो मतलब इसमें से माइनस होंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस एक्स, ऑलराइट। तो इसको मैं ये भी कह सकती हूँ, दिस इज आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन ये मुझे मिला है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एंड ये क्या था इनिशियल टाइम पे, ये बिफोर डिसोसिएशन था, राइट। तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, I for this will be again total number of moles before after dissociation। आफ्टर डिसोसिएशन मतलब ये, आफ्टर डिसोसिएशन मतलब इसके कुछ मोल्स होंगे, इसके कुछ मोल्स होंगे, वैसे ही इसमें भी कुछ बचे होंगे, यानी कि लेफ्ट आउट होंगे इसमें, राइट। तो इन तीनों का सम होगा आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स अपॉन बिफोर डिसोसिएशन क्या था, इसका तो 0, इसका भी 0, इसका क्या था 1 अपॉन 1 इक्वल टू क्या हुआ, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो क्या है बच्चों 1 प्लस एक्स, ऑलराइट। अगेन यहां से फिर से हमें प्रूफ ये हो रहा है कि I इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस कुछ वैल्यू होगा तो अगेन ग्रेटर देन
क्या होगा 1. अगेन दिस इंप्लाइज I will be greater than 1 for dissociation. ओके नेक्स्ट देखेंगे बच्चों एसोसिएशन के केस में क्या होगा. अगर एसोसिएशन मतलब जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में जाएंगे तो 2 मोल जुड़ के कनेक्ट होके क्या होंगे 1 मोल बनेंगे. यानी कि फॉर एग्जांपल ये लिया है मैंने 2 मोल का 2 एसिटिक एसिड लिया है. इसमें क्या होगा ये डाइमर बनेंगे. डाइमर यानी कि ये बेंजीन सॉल्वेंट में ये प्रेजेंट होगा. तो जब भी बेंजीन में एसिटिक एसिड डालेंगे तो इसका डाइमराइजेशन होता है. ठीक है. तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये 1 मोल. तो अगर अगेन हम मोल वेंटो फैक्टर चेक करें तो क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन. तो इसमें आफ्टर इसमें क्या है एसोसिएशन है. तो आफ्टर एसोसिएशन कितना यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री 1. तो 1 अपॉन बिफोर डिसोसिएशन क्या था 2. तो 1/2 इक्वल टू इसका क्या वैल्यू है 0.2. तो ये दिस वैल्यू implies that 1I Van't factor for association will always be less than 1. Alright. अगर इसके केस में ये हम मान रहे अगेन 100% एसोसिएशन हो. अगर 100% एसोसिएशन ना हो ठीक है बच्चों इसमें तो अगर फिर से हम कंसीडर करेंगे यही वाला केस लेते हैं हम एसिटिक एसिड बेंजीन में अगर डिसॉल्व करेंगे फिर से डाइमर बनेंगे बट कंप्लीटली एसोसिएट नहीं होतेंगे. जैसे कि 100 मोल्स होगा इसमें तो 100 का 100 एसोसिएट नहीं होगा. तो इसमें मैं अगर इनिशियल टाइम पे मैं 1 मोल लूं तो इनिशियल पे ये 0 होगा. राइट. तो अगर आफ्टर सम टाइम में चेक करूंगी तो इसका कुछ एसोसिएट फॉर्म हुआ होगा. राइट. तो इसमें वो मान रही मैं x वैल्यू. ठीक है बच्चों. अब इसमें चेक करेंगे 2 से 1 बन रहे हैं. ठीक है. तो मतलब 2 का हाफ हो रहा है 1. इसलिए यहाँ पे 1 माइनस x मतलब यहाँ पे होगा x/2. अगर यहाँ पे 3 होगा तो x/3 होगा. 4 होगा तो 4 होगा. फिर अगेन वेंट फैक्टर हम चेक करते हैं I इज इक्वल टू क्या होगा आफ्टर एसोसिएशन बिफोर एसोसिएशन. ये वैल्यू पुट करके क्या आया ये आया. एंड अगेन यहाँ से ये पता चल रहा है कि 1 कुछ माइनस कुछ वैल्यू है. तो अगेन दिस इंप्लाइज दैट I will be less than 1 for association. तो ये फॉर्मूला यूज करके आप ऐसे वेंटो फैक्टर कैलकुलेट करेंगे. तो यही था बच्चों. इसी के साथ सोल्यूशन चैप्टर हमारा खत्म होता है. एंड आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप. एंड अब सब जितना भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया उनके बेस पे आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू. एक बार सभी बच्चों को फिर से जुले. तो आज हम कल के जो क्वेश्चन है उसको शुरू करने से पहले हम कॉमन डिफरेंस का एक कंसेप्ट थोड़ा अच्छी तरह से हम समझेंगे. तो आज हम सबसे पहले थोड़ा कॉमन डिफरेंस का कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले आप एक एपी सीरीज लिखिए जिसमें nth टर्म हो. तो A1 A2 A3 डॉट 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 AN-1 AN. ठीक है बच्चों. तो ये एक एपी सीरीज है. इस एपी सीरीज में मैंने यहाँ पर N-1 क्यों लिखा क्योंकि ये वाला टर्म इसका प्रीसीडिंग टर्म है. तो प्रीसीडिंग टर्म हमेशा एक कम होता है. तो यहाँ पर AN है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम AN-1 लिखेंगे. अब इसी एपी सीरीज को हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे. तो फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं A, सेकेंड टर्म को A+D, थर्ड टर्म को A+2D. उसी तरह AN-1 टर्म को हम कैसे लिखेंगे A+N-2D क्योंकि जो टर्म जिस पोजीशन पे है उससे एक कम कॉमन डिफरेंस होगा. यहाँ ये वाला टर्म कौन से पोजीशन पर है यहाँ पर ये वाला टर्म N-1 पोजीशन पे है. तो हम जब हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो एक डी कम होगा. तो N-2 N-1 से एक कम है. उसी तरह AN को हमने पहले भी पढ़ा है. AN को हम कैसे लिखते हैं A+N-1D. ठीक बच्चों. अब हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है हमने पहले भी पढ़ा है. कॉमन डिफरेंस को हम निकाल सकते हैं A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करके या A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करके. उसी तरह AN को AN-1
को सब्ट्रैक्ट करके, an में से an-1 को सब्ट्रैक्ट करके भी हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा प्रूव करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखेंगे a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करके d कैसे आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप जनरल फॉर्म में देखिए आप, यहाँ पर a2 कितना है देखते हैं पहले हम। a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 को a1 इज इक्वल टू d कैसे लाएंगे उसको हम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए 8 अब जनरल फॉर्म में देखिए, जनरल फॉर्म में a2 कितना है, a प्लस d है। तो a1 कितना है, a1 है a, तो a प्लस d में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, a सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो प्लस a माइनस a कैंसिल होके क्या आ रहा है हमारे पास, d आ रहा है। तो उसी तरह अब सेकेंड टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए, जैसे a प्लस 2d में से a प्लस d को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तब भी आपको d मिलेगा। ये आप खुद कर लीजिए, मैं आपको लास्ट वाला करके दिखाता हूं। an में से an-1 को भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमें d आना चाहिए। उसको मैं खुद करके दिखाता हूं आपको। अब हम करेंगे an में से कितना, an में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे an-1 को, ठीक है बच्चों। तो an को जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, an को लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। an में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, an-1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस an-1 को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, an-1 को हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं an-1 को हम लिखते हैं, ये देखिए an-1 कितना है यहाँ पर, a प्लस n-2 d है, ठीक है बच्चों। हमने यहाँ पर क्या किया, an में से an-1 को सब्ट्रैक्ट किया। तो an को जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। an-1 को हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस n-2 इंटू डी। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये किसके बराबर आना चाहिए, d के बराबर आना चाहिए, वो हम यहाँ पर करेंगे। अब ये हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। तो पहले आप ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस n-2 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए प्लस a और माइनस a को आप कैंसिल कीजिए, ठीक है। अब ये ब्रैकेट को आप थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो ये क्या आएगा, ये n क्या है, n प्लस है, n इंटू डी एन डी। तो 1 के आगे क्या है, माइनस है, माइनस 1 इंटू डी माइनस डी। उसी तरह इसको भी आप कर सकते हो, n के आगे क्या है, माइनस प्लस माइनस माइनस इंटू डी माइनस एन डी। तो यहाँ पर क्या, ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 इंटू डी प्लस 2d। तो आप यहाँ पर देखिए एन डी एक प्लस में एक एन डी एक माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस डी प्लस 2d। अब प्लस 2d में से एक d हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, d आएगा। इसी तरह हम कॉमन डिफरेंस को प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो आपने यहां पर एक बात ध्यान रखना है, कॉमन डिफरेंस हमें पॉजिटिव में भी मिल सकता है, नेगेटिव में भी मिल सकता है और जीरो के फॉर्म में भी मिल सकता है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये थोड़ा कॉमन डिफरेंस किस तरह निकालना है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम कल का जो क्वेश्चन है उसमें से एक पार्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो बच्चों कल हमने किया था 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, आज हम 4th करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है कि हमें कुछ टोटल इसमें 15 पार्ट्स हमें दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, उन लिस्ट ऑफ नंबर्स को बताना है कि कौन सा लिस्ट ऑफ नंबर एपी सीरीज में है।
अगर वो एपी सीरीज फॉर्म कर रहा है तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम सेकंड लेंगे, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2 ... ठीक है बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि ये एपी सीरीज में है कि नहीं। तो अभी मैंने इससे पहले आपको जो कॉमन डिफरेंस है उसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, उसी को फॉलो करते हम क्या करेंगे, इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस D1 हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो इन दोनों का टर्म का डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस निकालने के लिए हम करेंगे A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। A2 क्या है हमारे पास, 5/2 माइनस A1 कितना है, 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 के नीचे हम 1 लगा लेंगे। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 1 = 2, 1 × 5 5 माइनस 2 2 = 4 इक्वल टू 5 - 4 कितना आ गया, 1 1/2। तो फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस आया हमारे पास 1/2। अब हम देखेंगे सेकंड और थर्ड टर्म में कितना डिफरेंस है। तो ये D2 निकालने के लिए हम करेंगे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, 3 है, 3 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/2 को। तो 3 के नीचे आप 1 लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 = 2, 2 3 = 6 माइनस 1 5 = 5 इक्वल टू 6 - 5 1/2। अभी तक फर्स्ट जो 2 डिफरेंस है वो क्या आ रहा है हमारे पास, सेम आ रहा है। अब हम थर्ड डिफरेंस देखेंगे वो सेम आ रहा है कि नहीं। अगर थर्ड डिफरेंस भी सेम आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये सीरीज एपी सीरीज में है। तो D3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D3 निकालने के लिए हम A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास, 7/2 माइनस थर्ड टर्म क्या है, 3। तो 3 के नीचे अगेन आप 1 लगा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 = 2, 1 × 7 7 माइनस 2 3 = 6। तो अगेन 7 - 6 1 1/2। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये जो एपी सीरीज है, एपी सीरीज के सारे जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, दैट इज इक्वल टू D। तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं, हियर D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to कितना है, 1/2, that is the common difference। तो इन सब के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, सभी 1/2 आ रहा है। तो यहाँ सारा डिफरेंस क्या है, कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि दिस सीरीज फॉर्म्स एन एपी। तो आप यहाँ लिख लीजिए, thus the series form an AP। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। अब हमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, हमें ये पूछा गया है कि कौन कौन सा लिस्ट ऑफ नंबर एपी में है। अगर वो एपी फॉर्म कर रहा है तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म भी लिखना है। तो ये सीरीज क्या कर रहा है बच्चों, ये सीरीज कर रहा है, ये एपी सीरीज फॉर्म कर रहा है, तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस लिखना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस कितना आया हमारे पास, 1/2 आया। तो जब ये सीरीज एपी सीरीज फॉर्म करेगा तो उसका कॉमन डिफरेंस भी हमने बताना है और नेक्स्ट 3 टर्म भी बताना है, ये ध्यान रखना आपने। तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस लिखना पड़ेगा। तो आप लिखिए, हियर D is 1/2। ठीक है, अब इसके बाद जब ये एपी सीरीज फॉर्म करेगा तो 3 मोर टर्म्स हमें लिखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ कितने टर्म्स तक दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4 तक दिया हुआ है। अब हमें निकालना है A5 A6 A7 निकालना है। तो बच्चों अब हम निकालेंगे A5 A6 और A7। ठीक है, तो A5 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम करते हैं A + 4D करते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं A3 + A4 + D भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4th टर्म दिया हुआ है। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए
तो ये इजी हो जाएगा। तो हम a प्लस 4d की जगह हम लिखेंगे a4 प्लस d। तो a4 कितना है? a4 है हमारे पास 7/2, फोर्थ टर्म हमारे पास है 7/2 प्लस एक कॉमन डिफरेंस हम ऐड करेंगे। कॉमन डिफरेंस हमें आया हुआ है 1/2, तो 7/2 पे हम 1/2 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही रहेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर भी कोई चेंज नहीं होगा, वो भी ऐसा ही रहेगा। 7 + 1 इक्वल टू, ये क्या हो गया, 7 + 1 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 1 2, 2 4 8। इसी तरह आप A6 A7 भी ट्राई कीजिए खुद, ये इजी है। A6 निकालने के लिए A5 + D करके निकाल लीजिए,